हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज से हम यूपी जुडिशरी को टारगेट करते हुए इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इंटरनेशनल लॉ हमारा उत्तराखंड जुडिशरी के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम्स में भी इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है। तो फ़िलहाल हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस देखेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इंटरनेशनल लॉ को एज इट इज़ कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया है, बट हम इंटरनेशनल लॉ को ऐसे जानते हैं कि ये बॉडी ऑफ रूल्स है विच इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। यहाँ पे जो स्टेट वर्ड है, इसको स्टेट को हम जब इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो स्टेट को हम मतलब जनरली कंट्री जो होती है हम उसको स्टेट पढ़ते हैं इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में। ह्यूगो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, तो वो ह्यूगो ग्रोटियस हैं। इन्होंने अपनी बुक डी ज्यूरे बेली एक्पेसिस मतलब ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस में डिस्कस किया था लॉ ऑफ नेशंस के बारे में, जिसमें इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लॉ टर्म को डिस्कस किया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1625 में। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि हु कॉइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ, तो ये बेंथम के द्वारा कॉइन किया गया था 1789 में, और इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। समय समय पर इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड हमेशा टसल बरकरार रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एज अ लॉ कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ जूरिस्ट का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है, कुछ का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है। तो हम देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा होगा कि किन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है और क्या उसके पीछे की रीजनिंग थी। तो पहले जूरिस्ट थे ऑस्टीन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है बल्कि पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। ऐसा इनका मानना इसलिए था क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो इंटरनेशनल लॉ का अगर ब्रीच हो रहा है, जब के समय की ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का अगर ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए कोई सैंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई है कि आपने इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच किया है। तो किसी भी लॉ को लॉ मानने के लिए ये होता है कि आपको जब वो अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो भी आप पे ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं, तो आपको सैंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनका सैंक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर था कि किसी भी लॉ को अगर वायलेशन किया जा रहा है तो उसके लिए आप सैंक्शन भी मेंटेन रखें। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में जब इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो रहा था तो कुछ सैंक्शन प्रोवाइड नहीं किए गए थे, ऐसा मैंडेटरी नहीं था। तो इस वजह से इनका मानना था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ नहीं है बल्कि पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। क्योंकि रीजनिंग इन्हें दी थी, in case of non-obedience of the command of sovereign there must be punishment, but in case of international law there is no machinery for the enforcement of international law। बट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है कि सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब अगर आप इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच करते हैं तो आप उसके लिए इन्फोर्समेंट मशीनरीज भी हैं और आपको उसके लिए सैंक्शन भी दिया गया है। नेक्स्ट जूरिस्ट थे, इनका भी मानना था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है। इन्होंने कहा था हॉलैंड ने कि वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ ओनली फॉर कंट्री, सॉरी, इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ ओनली फॉर कर्टसी। नेक्स्ट है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। इन्होंने 1973 में मास एक्सपल्शन एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कहा कि दैट इट इज सेड टूरिज्म दैट द इंटरनेशनल लॉ इज स्टिल वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि अभी भी इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है और वो उतना डेवलप नहीं हो पाया है। और ये अभी भी मतलब जब हॉलैंड ने ये थ्योरी दी थी उसके बहुत टाइम के बाद भी वो कुछ डेवलप नहीं कर पाया, तो वो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ही रह गया। पर अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ये भी इनका भी जो व्यू था वो अब करेक्ट नहीं रह गया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है वो अब डेवलप काफ़ी कर चुका है और वो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही है।
तो अभी तक हमने देखा कि ऑस्टीन और हॉलैंड के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ नहीं है, पर अब हम देखेंगे कि किन के अकॉर्डिंग किन का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी लॉ है। तो पहले जूरिस्ट हैं ओपेनहाइम। इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ बाइंडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जो कि स्टेट एक दूसरे से स्टेट को बाध्य करता है, एक दूसरे से वो उन प्रिंसिपल से ही एक दूसरे से बाध्य होते हैं कि वो उनका किसी भी तरीके से इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेंगे और वो एक दूसरे के लॉ की रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हॉल। इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट्स रिगार्ड एज बीइंग बाइंडिंग ऑन देम इन देयर रिलेशन विद इन वन अनदर। तो हॉल के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंसिस्ट करता है सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट एक मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो कि एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग होते हैं एक दूसरे के रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है ब्राइली। इनके अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। तो इनकी और हॉल की डेफिनेशन को मिलती जुलती ही है कि ये इनके अकॉर्डिंग था कि ये सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट है और यहाँ पे था कि बॉडी ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन है जो एक दूसरे को बाइंड करता है सिविलाइज्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट जूरिस्ट है जेएल ब्राइले। इनके अकॉर्डिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंटरनेशनल लॉ इज नीदर अ मिथ ऑन द वन हैंड नॉर अ पैनिशिया ऑन द अदर but just a one institution among the others which we can use for the building of a better international order। तो जेएल ब्राइले के अकॉर्डिंग ये इंटरनेशनल जो है वो मिडवे पाथ है। इनके अकॉर्डिंग ना तो ये मतलब मिथ है ना ही ये पैनिशिया है। नेक्स्ट है पिक कॉबेट। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ में बी डिस्क्राइब्ड एज some of the rules accepted by civilized state as determined their conduct towards each other and towards each other's subject। नेक्स्ट है अब एक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड फेमस केस है जिसमें लॉर्ड कॉलरिज ने एक्सप्लेन किया था कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है। तो इन केस ऑफ आर वर्सेस कीन 1876 का ये केस है। लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि लॉ ऑफ नेशंस या इंटरनेशनल लॉ जो है is that collection of usages which civilized states have agreed to observe in their dealing with one another। नेक्स्ट है स्टार्क। इनकी डेफिनेशन को अभी तक की इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट में बेस्ट डेफिनेशन माना गया है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है इनकी डेफिनेशन को प्रोवाइड करके कि ये जो डेफिनेशन है पर्टिकुलर ये किन के द्वारा प्रोवाइड की गई है। स्टार्क के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज दैट बॉडी ऑफ लॉ which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe। इनके अकॉर्डिंग था कि इंटरनेशनल जो है वो रूल्स ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि स्टेट अपने आप को बाइंडिंग मानते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और अपने आप को बाइंडिंग मानते हैं कि हम दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में बाइंड हैं उस चीज़ को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या क्या है। पहला है स्टेट है, दूसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा इंडिविजुअल्स हैं और चौथा नॉन स्टेट्स एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है एसएस लोटस केस। ये 1927 का केस है। इसमें भी इंटरनेशनल लॉ को बताया गया था कि इंटरनेशनल जो है वो गवर्न करता है रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अगर इसको भी देखें प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी क्रिस्प डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे की वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। आई जस्ट होप यू विल लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शंस। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।